हेलो एवरीवन। बेटा हम कर रहे थे कार्बोनेटेड कंपाउंड और लास्ट वीडियो थी हमारी 7th लेक्चर की। और 7th लेक्चर के अंदर हमने सीखा था हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर देयर, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्लासिफिकेशन किया था और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन में कुछ कैटेगरीज जो हमने करी थी उनमें था एल्केन सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स, एल्कीन डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स जहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आता है, और एल्काइंस जहाँ कार्बन कार्बन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड आता है। उसके बाद किया था हमने हेलो एल्कीन्स, यानी कि कार्बन कंपाउंड्स के अंदर जब हेलोजन आ जाए, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन आ जाए तो ऐसे कंपाउंड्स को हम हेलो एल्केन बोलते हैं। फिर क्या था एल्कोहल, यानी कि कार्बन कंपाउंड के अंदर जब OH ग्रुप आ जाए, एल्कोहल में बदल जाए, शराब जैसी चीजों को बनाते हो तो उनको हम बोलते हैं एल्कोहल्स। अगला किया था हमने एल्डिहाइड, जब कार्बन कंपाउंड के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड में CHO फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो ऐसे कंपाउंड्स को हम एल्डिहाइड के नाम से बोलते हैं। अगली कैटेगरी थी कीटोन्स, जिसके अंदर C डबल बॉन्ड O जिस कार्बन कंपाउंड में आ जाता है तो उनको हम कीटोन्स बोलते हैं। और फिर हमने किया था कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स कौन से थे? जिनके अंदर C डबल OH ग्रुप आ जाता है। आज बेटा हम जिन केमिकल कंपाउंड्स के बारे में पढ़ लिया, आज हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। एल्केन एल्कीन एल्केन एल्कोहल एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में एक जनरल आइडिया करेंगे। व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दीज कार्बन कंपाउंड्स। ये जो कार्बन कंपाउंड हमने पढ़े हैं इनके स्पेशल टाइप के कौन कौन से केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस मिलेगा। सो फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर, तो क्या कर रहा है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज। हम क्या कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी कर रहे हैं? ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उनके बारे में बात करें। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेनली कौन से हैं? जो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन कौन से? एल्केन एल्कीन और एल्काइन। तो इनमें से भी जो मेन जो बात चल रही होगी ना हमारी, वो किस पे लेकर के चल रही होगी? एल्कीन्स पे लेकर के चल रही होगी। ये एल्कीन्स है, तो एल्कीन्स के बारे में बात कर रहे हैं। अदरवाइज तो एक प्रॉपर्टी जो है वो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हम कर सकते हैं, लेकिन जिसके एक एग्जांपल ग्रुप में लेके चल रहे हैं वो है हमारे एल्केन्स। एल्केन्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है फॉर एल्केन्स इट इज RH। R क्या था? R आपको याद होगा, R इज कार्बन चेन। कार्बन चेन है, उसको हम क्या बोलते हैं? एल्काइल ग्रुप। ये एल्काइल ग्रुप कहलाता है। और H क्या है? हाइड्रोजन। जैसे एग्जांपल ग्रुप में मान लिया जाए आपने CH3 कर दिया इस तरह से और इसके आगे H लगा दिया, इसको आप जोड़ दो क्या बन जाएगा? CH4 और क्या नाम हो गया? मीथेन। ऐसे और दूसरा देख लो, जैसे C2H5 ये कर दिया दो कार्बन का, ये H कर दिया इसके साथ तो क्या बन गया? C2H6 क्या नाम हो गया इसका? इथेन। सो RH रिप्रेजेंट्स, RH किसको दिखा रहा है? एल्कीन को दिखाने का काम है। तो उसमें R क्या हो गया? कार्बन चेन। H लगा दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि वो सिर्फ एल्केन है, सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन। पहली प्रॉपर्टी यानी कि पहला केमिकल रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। पहला जो केमिकल प्रॉपर्टी है, पहला जो केमिकल रिएक्शन है वो कौन सा है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होता है? ऑक्सीडेशन मींस रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनका रिएक्शन किसके साथ हो? ऑक्सीजन के साथ में, O के साथ में। जो ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है इट इज ऑफ टू टाइप, दो प्रकार का होता है। एक को हम बोलते हैं एरियल ऑक्सीडेशन और सेकंड को बोलते हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। अब हम बात करेंगे इनके डिटेल में, इनके डीप में बात करेंगे क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन वर्ड को ही समझते हैं, फिर इनके टाइप्स को करेंगे। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या बताया? जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन हो। कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लो, जैसे एग्जांपल में आपने CH4 सिंपल टाइप का हाइड्रोकार्बन लिया, मीथेन। अब इसका आपने ऑक्सीडेशन कराया। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करा। अब ऑक्सीजन जनरली जो आप ऑक्सीजन ले रहे हो, जो ऑक्सीजन हमने O2 लिखे, इस जनरल का मतलब होता है बर्निंग। क्या मीनिंग हो गया इसका? बर्निंग, यानी कि जलने का। तो जब हाइड्रोकार्बन्स को जब भी जलाया जाता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है, तो बर्निंग, और बर्निंग का ही एक और नाम है, उसे हम बोल देते हैं कंबस्टन।
सेकंड क्या हो गया, कंबस्शन। तो ये मीथेन है, इसको आप बर्न करो या इसको आप कंबस्ट करो, इसको जला दो इसको, तो जलने पर ये क्या बनाएगा, बहुत ईजी है। ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन जलने पर कार्बन के साथ भी जुड़ेगी और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ भी जुड़ेगी। तो कार्बन जब ऑक्सीजन से जुड़ेगा या कार्बन को जब ऑक्सीजन बर्न करेगा, जलाएगा, तो कौन सी गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ के क्या बनाते हैं, यस, वाटर H2O। अब आप इसको बैलेंस करोगे तो आप देखो कार्बन है, एक कार्बन उधर। पहले आप कार्बन किसी भी हाइड्रोकार्बन को बैलेंस करो कंबशन की प्रोसेस के अंदर। जब भी कंबशन का काम हो रहा है, बर्निंग की प्रोसेस, पहले आप हाइड्रोकार्बन को बैलेंस करो, उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करो सेकंड टाइम। तो कार्बन इसमें 1 है तो कार्बन 1 हो गया, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो वहां पे टोटल आपका हाइड्रोजन 4 होने चाहिए, तो इसके लिए क्या करो, यहाँ 2 कर दो। अब आप ऑक्सीजन को बैलेंस करो, लुक एट द ऑक्सीजन आइटम्स, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ 2, और इसको मल्टीप्लाई करो कितने हो गए 2, टोटल 4, तो यहाँ कितने हैं 2, तो क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करो, ये हो गया हमारे पास, ये बैलेंस्ड हो गया। सो दिस इज बर्निंग और कंबशन प्रोसेस एंड दिस इज अंडर, किसके अंदर आ रही है, एरियल ऑक्सीडेशन, इसे हम बोल रहे हैं एरियल ऑक्सीडेशन। शॉर्ट में अगर हम बात करें, हमारी बातें किसको लेके चल रही थी, ऑक्सीडेशन को लेके चल रही। व्हाट इज ऑक्सीडेशन, रिएक्शन ऑफ ए ऑर्गेनिक कंपाउंड विद ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन चाहे एयर से मिल रही हो या किसी कैटलिस्ट से मिल रही हो, ऑल सच रिएक्शंस आर नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तो जो ऑक्सीजन हमें एटमॉस्फेयर से मिल रही है, एयर से मिल रही है, ऐसे टाइप की ऑक्सीजन से होने वाला ऑक्सीडेशन का रिएक्शन एरियल ऑक्सीडेशन कहलाता है, या इसे सिंपल ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अगला जो नाम इसका वो बर्निंग है और अगला टाइप बन गया इसका कंबस्शन। सो वी कैन से दैट ऑक्सीडेशन इज ऑफ 2 टाइप, 2 प्रकार का ना, एरियल ऑक्सीडेशन एंड कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। जब एटमॉस्फेयर से ली गई ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रहा हो या एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रहा हो, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, एरियल ऑक्सीडेशन के नाम से। एरियल ऑक्सीडेशन का जो काम होता है वो हमेशा जलाने का होता है, कंबस्शन का होता है, इसलिए हम इसे बर्निंग या कंबस्शन के नाम से बोलो। तो बर्निंग और कंबस्शन की प्रोसेस के अंदर क्या बनेगा ये आपको बताया, कार्बन से जुड़ के ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बदल जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ के ऑक्सीजन वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस अब आप देखो जलने की जब प्रोसेस होती है तो उसमें क्या क्या होता है, लाइट बनेगी और एनर्जी बनेगी, और एनर्जी किसके फॉर्म में बनेगी, इन द फॉर्म ऑफ हीट बनेगी। सो दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ द टाइप एरियल ऑक्सीडेशन, ये एरियल ऑक्सीडेशन है। अब हम इसका एक और एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, लेट्स हैव अनदर एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं इसका। जैसे हमने ले लिया इथेन CH3-CH3, ये ले लिया, इसका आप ऑक्सीडेशन करवाओगे, कौन सा ऑक्सीडेशन, एरियल ऑक्सीडेशन। तो ये क्या लिखा हमने O2, कई बार क्या करते हैं इसके जगह हम एयर वर्ड भी लिख देते हैं, कई बुक के अंदर आपको ये एयर वर्ड मिल जाएगा। तो एयर अगर आ रहा है समझ जाओ ऑक्सीजन, क्योंकि हाइड्रोकार्बन के साथ जिससे रिएक्शन हम करा रहे हैं वो कौन है, ऑक्सीजन। अब इससे जब आपने रिएक्शन कराया तो कौन सी प्रोसेस होगी, ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा तो प्रोसेस आपकी हमेशा ऑक्सीडेशन की होगी, और ऑक्सीडेशन में कौन सा टाइप आ रहा है, एरियल, क्योंकि हवा से हो रहा है, तो इसको आप क्या कह सकते हैं, एरियल ऑक्सीडेशन। और एरियल ऑक्सीडेशन जब भी होगी तो वो कौन सी कहलाएगी हमेशा, या तो बर्निंग नाम देना उसका, या फिर क्या बोलोगे, कंबस्शन, या इसका कंबस्शन के नाम। तो जब भी इसको जलाएंगे हम, तो जलाने पर क्या बदलेगा, कार्बन किसमें बदलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन है, कितने कार्बन, 2 कार्बन, तो कितने कार्बन डाइऑक्साइड बन गए, 2 CO2 प्लस। अब हाइड्रोजन देखो कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, तो कितने वाटर मॉलिक्यूल बन जाएंगे, जितने हाइड्रोजन होते हैं उसके आधे पानी के मॉलिक्यूल बना दो, तो 6 हाइड्रोजन है तो आधे कितने होंगे, 3, प्लस में और क्या बनेगा, लाइट एंड हीट, लाइट एंड हीट, ये बन गया, ये एनर्जी लाइट और हीट के फॉर्म में रिलीज होगी। सो दिस इज व्हाट एरियल ऑक्सीडेशन। अब बच गया इसमें क्या, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के ऊपर देखो 4 ऑक्सीजन और ये 3 और है तो 7 हो गए, तो इसको आप क्या करो 7/2, 7/2 से करो 2 कट जाएगा, कितना ऑक्सीजन हो गया, 7 ऑक्सीजन हो गया। या इसको आप 3.5 भी कर सकते हो। तो ये क्या हो गया हमारा एरियल ऑक्सीडेशन। तो फर्स्ट टाइप का काम पूरा हो गया है। एरियल ऑक्सीडेशन में जो ऑक्सीजन यूज होती है वो कहां से आती है, एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का यूज होता है। अब हम किसकी बात करें, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन की बात करें।
कैटालिटिक ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया कि इस बार जो ऑक्सीजन बनेगी वो एटमॉस्फेयर से बनी हुई ऑक्सीजन नहीं लेनी है, दो केमिकल कंपाउंड्स में रिएक्शन कराएंगे, उससे ऑक्सीजन बनेगी और वो ऑक्सीजन फिर हमारे हाइड्रोकार्बन साथ में रिएक्शन करने का काम करेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल की अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे मान लिया जाए हमने ले लिया इथेनॉल CH3CH2OH, ये हमारे एल्कोहलिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस एल्कोहलिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपने कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कराया। अब देखो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन को और एरियल ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन को लिखने के मेथड में क्या फर्क है? जो एरियल ऑक्सीडेशन होता है उसमें ऑक्सीजन को हम लिखते हैं O2, और जो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होता है उसमें ऑक्सीजन को हम कैसे लिखते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर O, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर O करके लिखना। तो ये हो गया कैटालिटिक ऑक्सीडेशन का सिंबल। और दूसरा जो इसका नाम होता है स्क्वायर ब्रैकेट में जो ऑक्सीजन, दिस इज नोन एज नेसेंट ऑक्सीजन, दिस इज नोन एज नेसेंट ऑक्सीजन। पॉइंट अब ये आता है व्हाट इज नेसेंट ऑक्सीजन, इज इट डिफरेंट फ्रॉम एरियल ऑक्सीजन? तो नेसेंट जो ऑक्सीजन होती है वो एरियल ऑक्सीजन यानी कि O2 से अलग होती है। एक तो सबसे बड़ा डिफरेंस है कि एटमॉस्फेरिक है, प्लांट से बनती है, ये कैटलिस्टों से बनती है। ये मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑक्सीजन का, ये एटॉमिक फॉर्म ऑक्सीजन का। मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑक्सीजन का इज नॉट सो ऑक्सीडेटिव, लेकिन एटॉमिक फॉर्म जो होता है ऑक्सीजन का वो बहुत ही ज्यादा ऑक्सीडेटिव होता है, बहुत ज्यादा, बहुत तेजी के साथ में रिएक्शन करने वाला होता है। तो नेसेंट ऑक्सीजन जो होती है वी कैन से दैट इज मोर रिएक्टिव इन कंपैरिजन टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। नाउ व्हाट आर द प्रोडक्ट्स, क्या बनेगा इसके अंदर? अब आपने एल्कोहल जो आपने लिया, एल्कोहल को जब आप एरियल कैटालिटिक ऑक्सीडेशन जब आप इसको कराओगे, इट विल बी फर्स्ट कन्वर्टेड टू, पहले ये बदलेगा एल्डिहाइड में और फिर ये बदलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। देखो कैसे, ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH, ये पोर्शन क्या है CHO, एल्डिहाइड में बदल गया। अब आप हाइड्रोजन्स को देखो, इसमें हाइड्रोजन कहाँ रह गए? हाइड्रोजन में देखो पहले 3 हाइड्रोजन है तो पहले 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, सेकंड कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन या सेकंड कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन गायब हो गए, बाकी एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन इसमें लगा हुआ। तो जो 2 हाइड्रोजन इसमें कम पड़ गए हैं वो 2 इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके किसमें बदल गए हैं? वाटर के अंदर बदल गए। तो जो ऑक्सीजन यहाँ कम हो रहे हैं वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पर हीट और लाइट की जो बात है, लाइट को नहीं लिखेंगे, हीट अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक हुई तो आप प्लस हीट करके लिख सकते हो, अदरवाइज हम कर रहे हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, तो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन के अंदर हीट जैसी चीजों को हम यहाँ रिप्रेजेंट नहीं करते, सो यू कैन लीव दैट पोर्शन। मेन क्या होगा? मेन ये होगा जो प्रोडक्ट बन रहे हैं इसके अंदर वो दिखाना। और उसमें भी क्या पॉइंट आया, ये खास पॉइंट आया आपको याद रखना कि एल्कोहल का व्हेन अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज्ड, जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेंगे? एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड बनेंगे। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल? ये आपके आगे जो हम केमिकल रिएक्शंस करेंगे उसमें बहुत काम आएंगे आपको, तो ये पॉइंट आपको याद रखना। अब आप आ जाओ इसके सेकंड स्टेप के अंदर, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या बना? एल्डिहाइड बना, तो वो क्या बना था? CH3, वो फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड स्टेप CH3C डबल बॉन्ड OH। क्या चल रहा है इसका? ऑक्सीडेशन चल रहा है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन चल रहा है। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड क्या करेगा? CH3, अब ये एल्डिहाइड जो है ना वो सेकंड स्टेप में एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O और H, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलेगा। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा? जो एल्डिहाइड बने थे फर्स्ट स्टेप के अंदर वो ऑक्सीडेशन करने पर किसमें बदल जाते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर बदल जाते हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन का काम। तो ये पॉइंट आपने याद कि जब ऑक्सीडेशन होगा अल्कोहल का तो अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होंगे? ऑक्सीडाइज होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने थे। अब आप एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लिया आपने मीथेनॉल ले लिया CH3 और OH, ये मीथेनॉल ले लिया। अब आप इसका ऑक्सीडेशन कराओ तो ये हो गया कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। अब पॉइंट ये है कि इसमें कौन सा कैटलिस्ट हम लें यहाँ पर जो इस ऑक्सीजन को बढ़ाए। जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होती है O2, वो तो किससे आई थी? प्लांट से चलेगी एटमॉस्फेयर। अब पॉइंट ये है कि जो कैटलिस्टों ने जो ऑक्सीजन बनाई है वो कौन से कैटलिस्ट ने बनाई है?
तो उन कैटलिस्टों के नाम क्या क्या हैं? ये 3 प्रकार के कैटलिस्ट हैं आपके पास में, उन 3 में से किसी भी एक आप यूज कर सकते हो। और ये है KMnO4, सेकंड है K2Cr2O7 और थर्ड है HNO3 नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड जो होगी वो आपकी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होगी। कभी कभी उसमें आपको डाइल्यूट की जगह कंसंट्रेटेड भी लिखा हो सकता है, यूजुअली हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लिखते हैं, लेकिन ये अकेले नहीं होते, इनके साथ में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड तीनों के साथ में लिखते हैं। कंसंट्रेटेड CONC शॉर्ट हो गया इसका, और कौन है? H2SO4। इसमें भी क्या होगा? कंसंट्रेटेड H2SO4, और इसमें भी क्या होगा? कंसंट्रेटेड H2SO4। अब क्या हो रहा है इनके अंदर, ये देखिए अब आप, इन दो कंपाउंड्स में रिएक्शन होगा। जब इनमें रिएक्शन होगा तो उससे नेसेंट ऑक्सीजन बनेगी और ये ऑक्सीजन फिर इनके साथ रिएक्शन करेगी। अब आपको ये पता है कि अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड में कन्वर्ट होते हैं। ये बन जाएगा आपका HC≡OH। ये हो एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना फर्स्ट स्टेप के अंदर, ये होगा। सेकंड स्टेप के अंदर क्या हो जाएगा? ये जो बना है ना आपका HC≡OH एल्डिहाइड बना है, ये सेकंड स्टेप के अंदर क्या करेगा? फिर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। किससे होगा? ये 3 आपको मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बनाए, दे आर, ये इन तीनों को हम क्या बोलेंगे? दे आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है जो ऑक्सीजन को बनाते हैं। यहाँ किसने बनाया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? कौन हो गए? KMnO4 और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूर। दूसरा कौन है? K2Cr2O7 और सल्फ्यूरिक एसिड। और ये KMnO4 का नाम पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, और ये पोटेशियम डाइक्रोमेट। K2Cr2 पोटेशियम डाइक्रोमेट एक एजेंट, दूसरा एजेंट और ये तीसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब आपको तीनों में से एक यूज करना है, तो आप तीनों भी लिख सकते हो या एक भी, जैसे इस रिएक्शन में तीनों को ही लिख दिया। अब आप सेकंड स्टेप के अंदर तीनों में से किसी एक को भी लिख सकते हो। लाइक हमने लिख दिया यहाँ पर K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ क्या होगा? सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसा है कि ये जो हमने पहले पॉइंट लिखे ये वाले, ये जो लिखे, इनसे ऑक्सीजन बनता है, लेकिन ये अकेले अपने आप ऑक्सीजन नहीं बना सकते। इनको ऑक्सीजन बनाने के लिए फिर हमें इनमें सल्फ्यूरिक एसिड को डालना पड़ता है, तो वो रिएक्शन करेगी, फिर इनसे ऑक्सीजन को रिलीज कराएगी, फिर वो रिएक्शन होगा आगे की तरफ। इसलिए हम साथ में इनके कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को लिखते हैं। अब क्या होगा? सेकंड स्टेप में क्या होगा? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? दे विल फॉर्म एल्डिहाइड विल बी कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। हमारे रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड पर ही रुक जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, जो पॉइंट आपको ध्यान रखना हुई है कि अगर आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड इज ऑफ 1 कार्बन, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड एक कार्बन की बनी है तो इसमें आगे ऑक्सीडेशन होगा, और अगर एक से ज्यादा कार्बन की एसिड बनी है तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो अब ये एक कार्बन की एसिड बनी हमारी, तो इसे आप क्या करोगे? ये हो गया एक कार्बन की एसिड है, 1 कार्बन, क्योंकि इसमें एक कार्बन। मिथेनोइक एसिड, इसके अंदर दोबारा से कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, मतलब अल्कोहल से रिएक्शन शुरू होगा, एसिड पे खत्म हो जाएगा अगर वो एसिड एक से ज्यादा कार्बन की, और अगर एक ही कार्बन की है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर पे जाकर रिएक्शन खत्म होगा। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन की खास बात क्या हुई कि ये अनकंट्रोल्ड रिएक्शन, दे आर अनकंट्रोल्ड, ये अनकंट्रोल्ड रिएक्शन, मतलब ये जो कैटलिस्ट हमने लगाए हैं ये रिएक्शन को एक स्टेप में, मतलब इसे आप यहाँ रोकना चाहो तो नहीं रुकते हैं, फिर यहाँ पर एक कार्बन की अगर एसिड है तो यहाँ भी नहीं रुकते हैं, फिर अगले स्टेप में एक की है तो यहाँ रुक जाते हैं। तो इसको बोलते हैं अनकंट्रोल रिएक्शन, को शुरू हो जाए फिर आगे तक चलता रहे। तो अब ये एक कार्बन की एसिड है, ये अब आप इनमें से फिर कोई एक एजेंट ले लो, जैसे मान लो आपने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ले लिया, प्लस में क्या करना पड़ेगा? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये हो गया। तब क्या होगा? ये इसको, ये तो बन जाएगा आपका CO2 और ये दो हाइड्रोजन इस से जुड़ जाएंगे, ये क्या बन जाएगा? इट विल फॉर्म CO2 plus H2O. So for 1 carbon carboxylic acid the end product is, लास्ट में कहाँ रिएक्शन होगा? CO2 और H2O का। दिस इज द पॉइंट टू रिमेंबर। तो ये बातें हुई हमारी किसको लेकर के? कैटालिटिक ऑक्सीडेशन को लेकर। अब पॉइंट ये आता है कि कई बार मन में ये होता है
ये फर्स्ट स्टेप में काम हुआ, ये सेकंड स्टेप में होगा, ये थर्ड स्टेप में चलेगी। थर्ड स्टेप का पॉइंट है। तो पॉइंट ये आता है कि इफ वी वांट टू स्टॉप द रिएक्शन एट ए सिंगल स्टेप, ये जो आपने एजेंट लगाए ये तो क्या करेंगे, एल्डिहाइड बनाएंगे फिर एसिड बनाएंगे। लेकिन अगर हम यूं चाहें कि रिएक्शन हमारा इसी स्टेप पर रुक जाए, अगले स्टेप पर ना आए, इस स्टेप रुक जाए इससे अगले स्टेप पर ना जाए, तो उसके लिए फिर आपको स्पेशल टाइप ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करने पड़ेंगे। यू हैव टू यूज स्पेशल टाइप ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फॉर एग्जांपल, we will be using special type of oxidizing agent। और स्पेशल टाइप ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं? PCC, एक तो ये है, एक आपका PDC, या एक है सारेस एजेंट, ये है, या कोलेंस रिएजेंट भी हम यूज कर सकते हैं, एक ये भी होता है कोलेंस रिएजेंट। तो इन चारों में से आप किसी भी एक एजेंट को यूज कर सकते हैं। जैसे हमने स्टेप में चारों को लिख दिया फर्स्ट स्टेप, तो हमारा रिएक्शन यही रुक जाएगा, अब अगले स्टेप में नहीं है, आगे वाला स्टेप नहीं है। और अगले इस यहीं पर अगर हमारे को इस रिएक्शन को रोकना है, ये जो प्रोडक्ट बन रहा है इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड, हम चाहेंगे रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड तक ना पहुंचे, तो फिर इनमें से स्टेप को कोई भी एक रिएक्शन आप लिख दो। फॉर एग्जांपल आपने PDC को लिख दिया, ये रिएजेंट आ गया, तब ये रिएक्शन को यहीं रोक लेगा, आगे नहीं जाने देगा। सो लाइक दिस, इसमें लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि इसमें भी एंड प्रोडक्ट इसके आगे तो रिएक्शन वैसे ही नहीं होगी। तो ये हो गया हमारे स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग, वो थे कॉमन, जो कॉमन है लास्ट में अपने आप रिएक्शन रुक जाता है। स्पेशल वाले रिएक्शन को एक स्टेप पर ही रोक लेते हैं, अगले स्टेप पर नहीं होने देते। तो ये बेटा किसके बारे में बात हुई? ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के बारे में। सो वी हैव डिस्कस्ड दिस अबाउट ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसके हर बात को, हर पॉइंट को हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट टाइप का जो ऑक्सीडेशन आता है, नेक्स्ट टाइप का जो केमिकल रिएक्शन, दैट इज एडिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है? एडिशन रिएक्शन। एडिशन नाम से पता चलता है ऐड होंगी चीजें, और ऐड किस कंपाउंड में होगी ये पहचान मिलेगी आपको मल्टीपल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड होते हैं ना, मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड्स, उनके अंदर मिलेगा। और मल्टीपल बॉन्ड किसको बोलते हैं? डबल बॉन्ड को, और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स। जब कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो रहा हो और जब कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड हो रहा हो, तो उनकी पहचान मिलेगी एडिशन रिएक्शन। इनमें ही एडिशन रिएक्शन क्यों होता है, तो इसके लिए हम एक पॉइंट करते हैं। जैसे मान लिया जाए हमारे पास में कंपाउंड है CH3CH3 ईथेन, ये हो गया कंपाउंड। ये क्या है? एल्केन, क्योंकि इसमें क्या है? सिंगल बॉन्ड। अब नेक्स्ट एग्जांपल ले लिया हमने CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या हो गया? एल्कीन, डबल बॉन्ड हो गया। अब एक एग्जांपल और लेते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या हो गया? एल्काइन। अब इसके साथ में आपने एडिशन का रिएक्शन करना है। एडिशन का मतलब होता है किसी चीज को इसमें जोड़ना हो। एज एन एग्जांपल मान लो हम हैलोजन जोड़ते हैं इसमें। जब हैलोजन्स को जोड़ा जाता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हैलोजिनेशन, एडिशन ऑफ हैलोजन। हैलोजन को जोड़ने की जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहेंगे? हैलोजिनेशन के नाम से। हैलोजन ऐड हो रहा है उसमें। अब देखो ऐड का मतलब क्या था कि इसमें से कोई चीज निकलनी नहीं चाहिए। अब देखो कार्बन के बैलेंसेस पे आप ध्यान दो, तो कार्बन के बैलेंसेस हैं फर्स्ट केस के अंदर, दे आर कंप्लीटली फिल्ड, पूरी भरी हुई है। अब आप इसके अंदर किसी चीज को जोड़ना चाहो इस कंपाउंड के अंदर, क्लोरीन को, तो वो तब तक संभव नहीं है जब तक कि इसमें से कोई हाइड्रोजन अपनी जगह छोड़ करके ना चला जाए, जब तक ये हाइड्रोजन यहाँ से ना निकल जाए। क्योंकि जब ये एक हाइड्रोजन इनमें से निकलेगा तो इसमें कोई जगह खाली होगी, और उस खाली जगह के ऊपर आकर फिर कोई क्लोरीन, हाइड्रोजन या कोई और एलिमेंट आकर के जुड़ सकता है। तो दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर, ये नहीं हो सकता कि इसमें एल्केन में, क्योंकि एल्केन में तो क्या है? एक हटेगा, हटना नहीं चाहिए। एडिशन की बात है, चीज इसमें जुड़ सकती है लेकिन निकल नहीं सकती। देयरफॉर एडिशन रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल फॉर एल्केन्स। अब हम बात करते हैं एल्केन्स को लेकर के, तो एल्केन्स में वही काम करते हैं। तो एल्केन्स के अंदर जब आप देखोगे तो इनकी बॉन्डिंग कुछ इस तरह से हो जाएगी, वो CH3 भी CH2 है, ये हो गया। रिएक्शन विद क्लोरीन के साथ ही चल रहा है। तो इनमें क्या है कि कार्बन कार्बन के बीच में दो बॉन्ड बने हैं, तो उनमें से एक बॉन्ड तोड़ा जा सकता है।
एक दो बॉन्ड थे, दो में से हमने एक बॉन्ड इसका तोड़ दिया, तब भी क्या हुआ, कार्बन कार्बन जुड़ा हुआ। अगर आप यही बात इनमें सोचो, इसका बॉन्ड तोड़ दो तो कार्बन कंपाउंड टूट जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, हमने दो में से एक बॉन्ड तोड़ दिया। जब आप दो में से एक बॉन्ड तोड़ोगे तो इन दोनों कार्बन्स के अपने अपने इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, और इन फ्री इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, जो क्लोरीन है, देखो क्लोरीन को भी हमने ऐसे खोल दिया, इसके बॉन्ड को एक्सपेंड कर दिया। तो ये बॉन्ड जब यहाँ से टूट जाएगा तो एक क्लोरीन तो इधर आकर जुड़ जाएगी इसके साथ, और जो दूसरी क्लोरीन है वो इधर आकर जुड़ जाएगी। तो कोई चीज हट नहीं रही है, बॉन्ड बना हुआ था, डबल बॉन्ड बने हुए, उनमें से एक बॉन्ड खोल दिया तो कंपाउंड में कुछ फर्क नहीं पड़ा, कंपाउंड जुड़ा भी रह गया। और एक बॉन्ड टूटने से वैकेंसी वैलेंट हो जाती है, खाली जगह बन जाती है, उन जगहों, उन खाली जगहों पर ये क्लोरीन आके आसानी से जुड़ जाते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, सी, ये देखो दो हाइड्रोजन तो थे, अब क्या हुआ, इस पर क्लोरीन आ गया तो वो क्या कर दो, ये क्लोरीन हो गया। अब आगे की तरफ से देखो, आगे कौन है, सी, और इस कार्बन के ऊपर क्या है, दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इसके ऊपर, और इन दो हाइड्रोजन के ऊपर एक क्लोरीन आ रहा है, तो उस क्लोरीन में तो क्या हुआ, एडिशन रिएक्शन हुआ किसमें, एल्कीन में या एल्काइंस में, डबल बॉन्ड में हो गया ट्रिपल बॉन्ड। अब यही बात अब आप मान लिया जाए एल्काइन में कराते हैं, तो एल्काइंस में तो दो एक्स्ट्रा बॉन्ड है, एक बॉन्ड तो हमें मिनिमम चाहिए जोड़े रखने के लिए, तो आप इसका ये एक बॉन्ड तोड़ोगे तो एक वैलेंसी यहाँ वैकेंट होगी, एक यहाँ होगी, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH, एक ही बॉन्ड तोड़ा ना हमने इसका, ये जो था इसमें से ये एक बॉन्ड तोड़ा हमने, तो एक बॉन्ड तोड़ा तो इसका ये वैलेंसी, तो इन पे कौन आ गया, एक क्लोरीन यहाँ आ जाएगा, इस पर एक यहाँ आ जाएगा, तभी इसमें एक बॉन्ड तो अभी बचा हुआ है टूटने के लायक, जो एक और टूट सकता है, तो क्या हो जाएगा, इसमें दोबारा से एडिशन हो जाएगा। इसमें नहीं हो सकता क्योंकि वहां सिंगल बॉन्ड बन गया, इसमें एक बार और हो सकता है क्योंकि ये बॉन्ड इसका और टूट सकता है, तो इसको और अब कराओगे इसमें क्या बन जाएगा, CH सिंगल बॉन्ड CH, एक क्लोरीन तो बेटा फर्स्ट स्टेप में जुड़ गई ऊपर की तरफ। अब इसका जब ये एक बॉन्ड और टूटेगा तो इसकी एक वैलेंसी और वैकेंट होगी, तो ये दो क्लोरीन फिर से टूटेंगे पहले वाले के जैसे, तो ये यहाँ पर आकर इसमें जुड़ जाएंगे, तो एक क्लोरीन यहाँ जुड़ जाएगी, एक क्लोरीन यहाँ जुड़ जाएगी। इसे आप शॉर्ट में कैसे लिख सकते हो इस कंपाउंड को, ये बन गया CH और क्लोरीन है दो, ये बन गया Cl2 डैश, उसके बाद CH, तो ये दो क्लोरीन तो बन गया Cl2। ये तो हमने क्या बना, इसका स्ट्रक्चर बना दिया, ये इसका शॉर्ट फॉर्मूला बना दिया इस तरह से। सो एडिशन रिएक्शंस क्या होते हैं, वो रिएक्शंस जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के टूटने से खाली की जगह पर कोई चीज आके जुड़ जाती है, तो उन चीजों को, ऐसे रिएक्शंस को हम क्या लेंगे, एडिशन रिएक्शंस के नाम से। तो एडिशन रिएक्शंस जो अभी हमने किए वो किसका किया, हैलोजन का किया, हैलोजन जिसका हमने क्या नाम दिया, हैलोजनेशन, और हैलोजनेशन किसका किया, क्लोरीन का किया। इसके अलावा हम किसका कर सकते हैं, हैलोजन का फ्लोरीन साथ में कर सकते हैं, ब्रोमीन साथ में कर सकते हैं, और आयोडीन के साथ में कर सकते हैं। जब हम ब्रोमीन के साथ में करेंगे ना, विद ब्रोमीन, ब्रोमीन के साथ जब आप कराओगे तो इसका एक इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टाइप का केमिकल रिएक्शन बन रहा है। अभी देखिए, अब आप एक एग्जांपल लेते हैं, CH3 प्लस ये Br2, ऐसे आप दूसरा एग्जांपल ले लो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ये Br। तो अब आपको पूछा जाए कि इनमें से विच वन विल अंडरगो एडिशन रिएक्शन, तो सीधी सी बात है इसमें होगा एडिशन रिएक्शन, इसमें एडिशन रिएक्शन नहीं होगा। ये क्या था हमारा, ये किस टाइप की कैटेगरी का एग्जांपल है, एल्कीन का, और ये किस टाइप का है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या मल्टीपल। ये पहले हम कर चुके हैं अनसैचुरेटेड, या डबल ट्रिपल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड होते हैं उनको अनसैचुरेटेड बोलते हैं या मल्टीपल बॉन्ड्स कंपाउंड बोलते हैं। ये कौन सा टाइप है हमारा, एल्कीन। ऐसे कौन सा हो सकता है, एल्काइन के साथ भी हो सकता है। तो ब्रोमीन किसके साथ जुड़ेगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन साथ में जुड़ेगा, मल्टीपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन जुड़ेगा ब्रोमीन, एल्कीन या एल्काइन के साथ में ब्रोमीन जुड़ेगा। ये कौन से हुए, सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड वाले। तो क्या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के साथ में हैलोजन जुड़ सकते हैं, नहीं जुड़ सकते। एडिशन रिएक्शन चाहे किसी भी चीज का हैलोजनों के साथ हो रहा हो, हाइड्रोजन के साथ में हो रहा हो, इज नॉट पॉसिबल फॉर एल्केन्स। दूसरे पॉइंट पर आओ, जो खास पॉइंट है, ब्रोमीन जो होता है इट इज रेड ब्लड कलर, रेड ब्लड कलर का होता है। जो ब्रोमीन है वो बिल्कुल खून जैसा लाल रंग होता है। तो जो
इथेन जो हमने लिया या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो हमने लिया एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, इस तरह से ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने ये हाइड्रोकार्बन लिया। दोनों ही जो हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दे आर कलरलेस, इनका कोई रंग नहीं होता। उसके अंदर अब आपने क्या डाला, ब्रोमीन को डाला, कैसे रंग का डाला, लाल रंग का। तो जो हाइड्रोकार्बन वो तो कैसा है, कलरलेस। अब आपने उसमें क्या डाला, ब्रोमीन को सैचुरेटेड वाले के अंदर, तो इस सॉल्यूशन का रंग कैसा हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ब्रोमीन तो इससे रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन ऐसे ही अगर आप टेस्ट ट्यूब के अंदर लेकर के अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को लो और उसमें फिर आप रेड कलर वाले ब्रोमीन को डालोगे, तो डालते ही इस रेड कलर ब्रोमीन चेंजेस टू कलरलेस ब्रोमीन, ये कलरलेस हो जाएगा। कलरलेस क्यों हो जाएगा, बिकॉज ब्रोमीन क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। देखो कैसे, ये ब्रोमीन क्या हुआ, जैसे हम क्लोरीन में किया था, तो ब्रोमीन किससे जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ब्रोमीन तब तक रेड कलर का जब ब्रोमीन के एटम ब्रोमीन से जुड़े, लेकिन रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक ब्रोमीन यहाँ जुड़ जाएगा, एक यहाँ जुड़ जाएगा, मतलब ब्रोमीन टूट गया, और ब्रोमीन के टूटते ही कलरलेस कंपाउंड हो जाएगा, रंग उसका खत्म हो जाएगा, रंग फेड हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ब्रोमीन जो है ना कैन बी यूज्ड एज टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। मीनिंग ऑफ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन का मतलब ये हो गया कि ब्रोमीन एक ऐसा कंपाउंड है, ब्रोमीन एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी सहायता से हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में टेस्ट की सहायता से डिफरेंस कर सकते हैं। अब मान लिया आपको किसी क्वेश्चन में कह दे कि आपके पास में इथेन, इथीन, इथाइन दो हाइड्रोकार्बन है, तीन हाइड्रोकार्बन, हाउ विल यू टेस्ट देयर सैचुरेशन, आपको कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा इनमें सैचुरेटेड और कौन से इनमें अनसैचुरेटेड। तो तीनों टेस्ट ट्यूब्स में आपने क्या करना है, क्या डालना है, ब्रोमीन डालना है। जिसमें कलर चेंज नहीं हो रहा है, रेड कलर रह रहा है, वो तो कैसा होगा, सैचुरेटेड, और जिनमें कलर चेंज हो रहा है वो कौन सा हो जाएगा, अनसैचुरेटेड, यानी कि वो या तो एल्कीन होगा या एल्काइन होगा। सो दैट वाज द रिएक्शन ऑफ एडिशन, एडिशन रिएक्शन था इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। और कौन से टाइप का किया ये अभी हमने, हैलोजिनेशन वाला, सिर्फ हैलोजन वाला किया अभी हमने, हैलोजन जोड़ने का काम किया था, हैलोजिनेशन। अब सेकंड टाइप, कौन से टाइप का रिएक्शन चल रहा है हमारा, एडिशन रिएक्शन चल रहा है, ये एडिशन रिएक्शन चल रहा है। और एडिशन रिएक्शन में एक हो गया हमारा कौन सा, हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन। अब हम करेंगे हाइड्रेशन, हाइड्रोजनेशन। नेक्स्ट इज हाइड्रोजनेशन। हैलोजन में किसको जोड़ना होता है, हैलोजन, और हाइड्रोजनेशन के अंदर किसको जोड़ोगे, हाइड्रोजन को जोड़ोगे। क्या इसमें जुड़ सकता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस H2, इज दिस रिएक्शन ऑफ एडिशन पॉसिबल इन देम, नॉट पॉसिबल। तो CH, चलो अगला एग्जांपल लेते हैं इस बार, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया। अब आपने इसमें हाइड्रोजन का रिएक्शन कराया, इसे जो जब हम क्लोरीन का रिएक्शन कराते हैं हैलोजन का, तो उसमें कोई कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हाइड्रोजन में कैटलिस्टों की जरूरत पड़ती है। कौन से कैटलिस्ट आप इसमें ले सकते हो, हाइड्रोजन के लिए रेने निकल ले सकते हो, या प्लेटिनम ले सकते हो, या पैलेडियम ले सकते हो, या कोई भी प्रकार के एसिड किसी भी मेटल के साथ में। जैसे फॉर एग्जांपल में जिंक ले लिया आपने, और जो एसिड आपने ली वो ले लिया आपने HCl। या तो आप इसको याद करो, रेने निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, या सिंपल निकल है वो भी काम कर जाता है। या फिर आप कोई भी मिनरल एसिड लो, कोई भी मेटल लो उसके साथ, तो इनके साथ में आप रिएक्शन करो तो भी हाइड्रोजन गैस बनेगी, और वो हाइड्रोजन गैस फिर रिएक्शन करेगी, एडिशन का काम है। तो आपने ये हाइड्रोजन कहाँ जोड़ना है, यहाँ एक बॉन्ड तोड़ोगे, इस पर और इस पर, इन पर नहीं जोड़ना। तो क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट विल बी, फर्स्ट कार्बन तो रहा वैसे CH3, इसका बॉन्ड टूटा तो ये क्या बन जाएगा, CH2, एक हाइड्रोजन तो पहले ही है, एक इस पर जुड़ेगा, एक इस पर जुड़ेगा, ये बन गया CH2, ये बन गया सिंगल बॉन्ड में, और ये क्या बन गया CH3, ये हो गया बस। तो दूसरा रिएक्शन कौन सा है, हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग उपयोग है, और वह है हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स, पौधों से जो तेल हमें मिलता है उस तेल को हम बोलते हैं वेजिटेबल ऑयल्स, और एनिमल से जो तेल हमें मिलता है
उसे हम बोलते हैं एनिमल ऑयल। जनरली अगर हम बात करें तो तेल जिसको हम शब्द बोलते हैं, ऑयल जिसको बोलते हैं, वो तो होता है प्लांट्स के लिए, और घी वर्ड जिसके लिए यूज करते हैं वो होता है एनिमल से मिलने वाला। तो इन दोनों के बीच में क्या फर्क होता है? द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इसमें वेजिटेबल ऑयल एंड एनिमल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल जो होता है इज ए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या है ये? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और एनिमल ऑयल क्या होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि एनिमल फैट जो होता है, यानी घी जो होता है, उसके अंदर जो हाइड्रोकार्बन है वो कैसे होते हैं? सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, सीधी लाइन में होते हैं, इसलिए वो मॉलिक्यूल एक दूसरे से चिपक जाते हैं, जुड़ जाते हैं। जैसे नोटबुक के अंदर सीधे पेज हो और सारे जुड़ जाएंगे तो वो क्या हो जाते हैं? स्ट्रॉन्ग ऑयल। इसलिए घी जो होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या करता है? जम जाता है, क्योंकि वो सिंगल बॉन्ड से बने। लेकिन वेजिटेबल ऑयल किससे बने? अनसैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड के अंदर क्या होता है कि उनकी लेयर्स एक दूसरे को पैक नहीं कर पाती, उनके स्ट्रक्चर में फर्क आता है, उनका स्ट्रक्चर सीधा ना होकर के जिगजैग बन जाता है, और जिगजैग होने से मॉलिक्यूलों में गैप रह जाता है, जुड़ नहीं पाते। नहीं जुड़ते हैं तो दूर रहते हैं, इसलिए किस फॉर्म में रह जाते हैं? वो ऑयल फॉर्म में रह जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में रह जाते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन दीज टू, इन दोनों के बीच में किस चीज का फर्क आ रहा है कि इनमें तो है डबल बॉन्ड जो इनको जमने नहीं देता, इनमें है ट्रिपल बॉन्ड जो इनको फ्रीज नहीं होता, क्योंकि उनके स्ट्रक्चर बॉन्ड आने से कैसे हो जाती है? जिगजैग, आधी टेढ़ी हो जाती है। इनमें है सिंगल बॉन्ड, इसलिए कैसे होते हैं? सीधे होते हैं। नाउ इफ यू वांट टू कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल टू एनिमल ऑयल या वेजिटेबल ऑयल टू वेजिटेबल घी, क्या करना पड़ेगा? उस डबल बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, तोड़ के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होते हुए किसमें बदल जाएंगे? एनिमल ऑयल में नहीं, वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी में बदल जाएंगे। देखिए क्या हुआ? तो ये तो हो गया हमारे पास में वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल क्या पहचान है इसकी? प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। ये इसके हमने क्या करना है? इसमें हाइड्रोजन पास करना है। किसकी हेल्प से? अभी कैटलिस्ट बताए थे, रेने, निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम ले लिया, उससे ये हाइड्रोजन क्या करेगी? इनके कार्बनों के बीच में मिलने वाले डबल बॉन्ड्स को तोड़ देगी। ट्रिपल बॉन्ड है, तोड़ देगी, खुद जाके जुड़ जाएगी। और जैसे ये एडिशन का काम होगा तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसमें बदल जाएंगे? डबल ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन किसमें बदल जाएंगे? सिंगल बॉन्ड वाले। और सिंगल बॉन्ड वाले को हम क्या बोलते हैं? घी के नाम से बोलते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा? वेजिटेबल घी या वेजिटेबल ऑयल भी आप इसको बोल सकते हैं। वेजिटेबल ऑयल डबल ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं, ये वाले जब सिंगल बॉन्ड बदल गए तो घी बदल जाएंगे, इसलिए इनका नाम क्या हो गया? वेजिटेबल घी बन गया। तो जो डालडा आपने नाम सुना होगा या रख जो नाम आपने सुना होगा, दे आर सच वेजिटेबल घी विच आर मेड बाय हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, ऑयल का हाइड्रोजनेशन से बनता है वो घी। तो ये हुआ हमारा सेकंड रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन हुआ? एडिशन रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज, थर्ड टाइप का रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन। सब्स्टिट्यूशन वर्ड का मतलब क्या होता है? टू रिप्लेस। इस वर्ड का मतलब है टू रिप्लेस। जैसे आप खो खो का खेल खेलते हो तो उसमें जो एक बच्चा खड़ा होता है, जब वो दूसरे को अपनी जगह खड़ा करता है तो खुद उसकी जगह बैठ जाता है, तो दूसरा उसकी जगह जाता है। रिप्लेसमेंट क्या हो रहा है? एक उठेगा तो दूसरा उसकी जगह बैठ जाएगा, तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन का जो रिएक्शन है वो आपको किसमें मिलेगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जहां एडिशन रिएक्शन किसमें होते थे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। तो सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन किसमें होगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। फॉर एग्जांपल CH3 CH3 ये हो गया। इसका रिएक्शन आपने करा क्लोरीन का, लेकिन क्लोरीन पहले वाले रिएक्शन में भी कराया था, उसमें हमने कोई कंडीशन नहीं दी। सब्स्टिट्यूशन के लिए आपको कंडीशन देनी पड़ेगी। कंडीशन क्या होगी? सनलाइट। यू हैव टू राइट सनलाइट। सनलाइट लिखो, यह सनलाइट का सिंबल होता है H न्यू। तो H न्यू भी आप लिख सकते हो। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। H क्या है? कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। तो ये इस लाइट की प्रेजेंस के अंदर क्या होगा? टेम्परेचर रेंज भी होती है, 573 से 623 केल्विन रेंज है। याद हो तो ठीक है, नहीं तो आप सनलाइट बहुत जरूरी है इनके लिए। तो क्या होगा इसके अंदर? देखो पिछले वाले मॉर्निंग में आपने देखा था
इनकी सारी वैलेंसीज तो क्या हो चुकी है, भर चुकी है। तो हमें अगर किसी नई चीज को जोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, एक को हटाना पड़ेगा। तो हटाना पड़ेगा तो क्या हो गया, रिप्लेसमेंट, सब्स्टिट्यूशन। तो ये हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा, तो इसमें जो 2 क्लोरीन है बेटा Cl2, उसमें एक क्लोरीन इस जगह आ जाएगी, एक यहाँ से निकल जाएगी। तो ये जो क्लोरीन निकल रही है और ये जो हाइड्रोजन निकल रही है, ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में और ये HCl बना। सो व्हाट विल द प्रोडक्ट, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3, ये तो वैसे ही, और ये क्या हो जाएगा CH2, और यहाँ कौन आ गया, क्लोरीन, तो क्या बन गया, क्लियर। तो ये है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या आ रहा है, वन एटम फ्रॉम द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज रिप्लेस्ड बाय अनदर रिएक्टिंग एटम अंडर सुटेबल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये हो गया। अब देखो ये जो हमने क्लोरीन से रिएक्शन कराया है, इट बिकम्स अनकंट्रोल्ड, ये अनकंट्रोल्ड होता है। मतलब क्या है कि ये रिएक्शन अब आगे की तरफ में रहेगा अगर हमने कुछ सिचुएशन इनको नहीं दी तो नॉर्मल कंडीशन। अब क्या होगा कि आपने क्या किया, इसमें फर्स्ट स्टेप के अंदर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से एक हाइड्रोजन हटाया, तो सेकंड स्टेप में दोबारा रिएक्शन कराओगे आप उसका, तो क्या हो जाएगा, एक और हाइड्रोजन हट जाएगा। एक और हाइड्रोजन हटेगा तो अब कितने क्लोरीन हो जाएंगे, इसमें एक क्लोरीन और जुड़ जाएगा। थर्ड स्टेप के अंदर क्या हो जाएगा, फिर एक हाइड्रोजन और हट जाएगा यहाँ से, वो एक और हटेगा तो ये हाइड्रोजन कम हो जाएगा, एक क्लोरीन और हो जाएगा। ये काम कब तक रहेगा, जब तक कि इस हाइड्रोकार्बन से सारे हाइड्रोजन नहीं हट जाते। जब तक ऑर्गेनिक कंपाउंड सारे हाइड्रोजन दिखते तब तक ये स्टेप वाइज धीरे धीरे करके हटता रहेगा। तो स्टेप वाइज प्रोसेस हम कैसे रिप्रेजेंट करोगे, उसको हम यहाँ पर दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल CH3 और CH3 ये चल रहा है, ये हो गया Cl2, किसकी कंडीशन में हो रहा है, लाइट में। टेम्परेचर भी आपको पता है, इस कंडीशन में जब आप कराओगे इसके साथ ये केल्विन है। अब एक हाइड्रोजन आपने हटाना है तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2, एक हाइड्रोजन हटा, वहां क्लोरीन आया, जो इसका हाइड्रोजन हटा, ये जो क्लोरीन बच रहा था वो जुड़ गया आपस में, क्या बन गया, HCl बन गया। ऐसे अब आप, ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा, ये जो बना है ना CH3 CH2 Cl, ये फिर क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करेगा। अब आप क्वेश्चन में ये सोचो कि सर हमने तो इसमें एक ही क्लोरीन दिया था, ये कहां से है, तो क्लोरीन हमको काउंट करके देते, रिएक्शन जो बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है, एक्सेस में क्लोरीन डाल दी, एक्सेस में क्लोरीन डालोगे तो क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन इसमें से रिप्लेस होते रहेंगे धीरे धीरे करके, तो क्या बन जाएगा CH3 CH, अब क्या हो जाएगा, 2 क्लोरीन जुड़ जाएंगे प्लस CH3। अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, थर्ड स्टेप में CH3 CH और ये 2 क्लोरीन है इसके साथ में, प्लस में क्या हो गया H2। कंडीशन आपने वही लिखनी है, कंडीशंस के बिना रिएक्शन नहीं होगा, तो क्या होगा, फिर हाइड्रोजन। अब हम एक बार में अगर हम इसको एक ही स्टेप में अगर हम इसको दिखाना चाहें तो क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली CCl3 डॉट बॉन्ड CCl प्लस HCl, ये जितने हाइड्रोजन बच रहे थे, आपको 4 हाइड्रोजन बच रहे थे तो 4 HCl कर दो, क्लियर। तो 4 क्लोरीन इसमें लग रहे हैं, 4 इनके अंदर लगे, तो टोटल हो गया 8, 4 8 4 HCl। So that is the process of substitution of hydrocarbons। ये होता है हाइड्रोकार्बन का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब है हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट टाइप का रिएक्शन है, और वो किसी कैटेगरी में नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है, वो है ईस्टर फॉर्मेशन। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टाइप का रिएक्शन है ईस्टर फॉर्मेशन। ईस्टर क्या होते हैं, ईस्टर एक स्पेशल टाइप का फंक्शन ग्रुप होता है जिसका फॉर्मूला है C++O। जो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है बिल्कुल वही फॉर्मूला ईस्टर का है, लेकिन फर्क क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जब H हट गया तो उसके दोनों तरफ में कार्बन चेन आ गई, एक तरफ तो कार्बन चेन होती है, अब उसका जब H हटा तो उस तरफ में भी कार्बन चेन आ गई, तब ये क्या बन गए, ईस्टर, दे आर नोन एज ईस्टर। तो फंक्शन फॉर्मूला क्या है इसका, Fg क्या है, फंक्शन ग्रुप क्या है, C++O C++O या COO या CO2, ऐसे आप बोल सकते हो। तो ये हो गए ईस्टर। तो ईस्टर्स की पहचान है। अब पॉइंट है फॉर्मेशन, ये बनते कैसे, ईस्टर्स, हाउ ईस्टर्स आर फॉर्म। तो ईस्टर बनने के लिए 2 चीजों की जरूरत हमेशा आपको पड़ेगी। एक तो आपको कोई भी अल्कोहल लेना पड़ेगा और कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड आपको लेना पड़ेगा, प्लस जो कैटलिस्ट होगा वो होगा आपका कंसंट्रेटेड H2SO4। डाइल्यूट डालोगे तो भी काम चल जाएगा। तो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे CH3OH, ये क्या हो गया, अल्कोहल,
प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, ये हो गया। अब कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया आपने, ये हो गया। अब ये रिएक्शन हो गया। कैटलिस्ट किसको लेना था, कंसंट्रेटेड H2SO4 को या डाइल्यूटेड H2। तो रिएक्शन में क्या होगा, तो रिएक्शन को समझते हैं हम कि बॉन्डिंग को करके C डबल बॉन्ड O ये इस तरह से। अब इसके अंदर देखो क्या हो रिएक्शन, यहाँ से इसका H और यहाँ से इसका OH ये निकल जाएंगे। H और OH जुड़ के तो क्या बन जाएगा, वाटर। और ये क्या बच गया, वो आपने जोड़ना। तो यहाँ देखो ये बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ से OH चला गया, इसकी वैलेंसी खाली होगी। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन चला गया तो ऑक्सीजन की वैलेंसी, तो ये ऑक्सीजन जाकर के इस कार्बन से जुड़ जाएगा, ये हो गया। और उसके पीछे क्या बच गया, CH3। तो ये क्या बना आपका, ईस्टर। दिस इज हाउ द ईस्टर इज फॉर्म। ये ईस्टर बनने की प्रोसेस को हम बोलते हैं ईस्टरिफिकेशन, ईस्टर फॉर्मेशन प्रोसेस। ईस्टर को बनाने की प्रोसेस का क्या नाम हो गया, ईस्टरिफिकेशन हो गया। ईस्टर्स के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना ईस्टर्स के बारे में, वो है दे आर स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स। इनके अंदर फ्रूटी स्मेल आती है। जो फ्रूट वाली स्मेल होती है, फ्रूट्स में जो स्मेल होती है, बनाना, एप्पल, ग्रेप्स वगैरह में जो स्मेल है, वो ईस्टर्स के कारण स्मेल होती है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फ्रूटी स्मेल या स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स। सो ईस्टर्स में है वो कैरेक्टर। ईस्टर का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कंडीशंस, ऑल यू हैव गॉन थ्रू। यू विल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ कंसेप्चुअल क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ऑफ व्यू समझना है। ईस्टर बनने के बहुत सारे, फ्रूटी स्मेल के बहुत सारे क्वेश्चन बहुत पजल फॉर्म के अंदर आपको दिए हैं। यू कैन नाउ इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चंस।